नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद मनीष। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर से लेकर आया हूं वो 11वीं का प्रश्न जो कि पिछले कई सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है और कई सारे स्टेटों में जैसे इलाहाबाद जोन हुआ या मुंबई जोन हुआ या अहमदाबाद जोन हुआ, तो कई सारे जोन में ये जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसमें से जो कठिन प्रश्न है उसको आपको कैसे याद करनी है उसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको आप अगर एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल मैं एक गारंटी देता हूं कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था, और उसमें ही एक दूसरा प्रश्न उससे रिलेटेड याद करेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? दोनों 1949 में हुई थी। अब इसको याद कैसे करना है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 1949 में और नाटो की स्थापना हुई 1949 में। तो भारत का जब आज़ादी 1947 में मिली तो उससे पहले वो ये राष्ट्रमंडल का गठन हो चुका था। राष्ट्रमंडल क्या होता है कि वो देश जो कि पहले कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रह चुके हैं, यानी कि उसके गुलाम रह चुके हैं सीधे अर्थों में बोला जाए तो वो 1949 में जब आज़ादी मिली 47 में, तो उसके बाद 1949 में इंग्लैंड ने बोला कि आप मेरे साथ मैं जो संगठन बनाया हूँ जिस पर मैंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उसका मैंने एक संगठन बनाया है, उसका नाम है राष्ट्रमंडल, उसमें तुम शामिल हो जाओ। तो भारत क्या बोलता है? ना तेरे साथ ना आना मेरे को, तेरे साथ ना, नाटो, ना आना तेरे साथ। मतलब कि जो बोल रहा था कि तूने बहुत मेरे को प्रताड़ित किया, अब तेरे साथ ना आना मेरे को, तेरे साथ ना, तेरे साथ नहीं आना मेरे को। तो ठीक है, तो 1949 में ये बोला कि तेरे साथ नहीं आना मुझको, तेरे साथ। तो 1949 में नाटो का स्थापना हुई और 1949 में ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो इस तरीके से अपन उसको याद कर सकते हैं, ना तेरे साथ आना। इस तरीके से वो भारत हो सकता है बोला हुआ, मतलब ये एक इमेजिनरी और उसके बाद तुरंत शामिल हो गया। अच्छा, इसके जो प्रथम जो नाटो के जो सदस्य थे वो प्रथम 12 थे। उसके बाद कितने हो गए? अभी जो वर्तमान में है 29 सदस्य हैं। अच्छा, ये नाटो है क्या? नाटो एक्चुअली होता क्या है कि नाटो एक समूह है। वो पहले होता था कि जो ग्लोब है, ग्लोब में जो नॉर्थ के जो देश हैं, यहाँ पे यूरोप में जो स्वीडन, नॉर्वे ये सब है, जो अल्बानिया, लिथुआनिया, ये सब पूरे देश हैं जो यूरोप के, ये सब मिलकर एक संगठन बनाए, उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी मतलब क्या होता है? एक तरह का समझौता होता है, ट्रीटी का मतलब होता है। तो नॉर्थ है, नॉर्थ से रिलेटेड है, यानी नॉर्थ में जितने भी देश थे तो वो एक ट्रीटी साइन किए। ट्रीटी मतलब कि एक वो हस्ताक्षर साइन किए कि हम सभी एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, अगर कोई किसी पे अटैक का हो जाता है तो हम नाटो के जो सदस्य है उसको मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। अगर नाटो के, मान लिया इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है, तो इंडिया किसी पे, नाटो देश पे अगर हमला कर देता है तो वो हमला माना जाएगा कि पूरे जो नाटो के सदस्य 29 सदस्य हैं, वो पूरे 29 सदस्य पे उसका हमला माना जाएगा कि 29 सदस्य के खिलाफ इसने हम, अगर पार्टिकुलर एक ही कंट्री पे भी हमला किया है भारत ने, लेकिन फिर भी जो नाटो के सदस्य मानेंगे कि नहीं, वो पार्टिकुलर कंट्री पे नहीं, हमारे पूरे संगठन पे हमला है, तो वो पूरे 29 देश के सैनिक एक साथ मिलके इसका मुकाबला करेंगे इंडिया का। मतलब ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नाटो का बेसिक पर्पस क्या है। और एक सिर्फ हमले के लिए नहीं है, ये हर तरीके से है कि आपको कोई गैस पाइपलाइन है तो आप किसी कंट्री में गुजार रहे हैं तो उसमें नाटो की सहमति होनी चाहिए, अगर नाटो के सदस्य हैं तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं इसके कि आपस में व्यापार करने में सुविधा होगी, आपस के लैंग्वेज में सुविधा होगी। तो इस तरीके से नाटो का बेसिक पर्पस ये है कि जो ग्रुप बने हैं उसमें से आपस में सहयोग होगा। ठीक है, और ये रसिया इसका नाटो का सदस्य नहीं है, और यूक्रेन, अगर यूक्रेन भी इसका नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बने, लेकिन रसिया इसको जाने नहीं देता है इसमें, नाटो में। इसलिए रसिया इसको जाने नहीं देता है क्योंकि अगर रसिया, ये यूक्रेन इसमें चला जाएगा तो ये यूक्रेन काफी शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि अगर यूक्रेन पे कभी हमला करता है रसिया तो उसको 29 देश के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर इसीलिए यूक्रेन को, ये रसिया नहीं कभी चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य बने, क्योंकि अगर नाटो, ये यूक्रेन उसके रसिया के पास में, तो रसिया को कभी कभी दिक्कत होती है यूक्रेन से गैस पाइपलाइन इधर भेजने में, यूरोप भेजने में, तो रसिया इस पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, मतलब अपना कंट्रोल रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये नाटो में मिल जाएगा तो इसका पावर और बढ़ जाएगा, और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन
नाटो 10 बन जाए। ये तो काफी लंबी बातें हैं, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, इस आगे देखते हैं सष्टानकोट्टा। सष्टानकोट्टा झील कहाँ है? केरल में है। इसको उतना अच्छे तरीके से तो मैं नहीं बनाया, तो कोट्टा से आप याद रखेंगे केरल, केरल कोट्टम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, या अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। आगे हागेन काल झरना। जो हागेन काल जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी। तो आपको पता है कि तमिलनाडु में ही कावेरी नदी बहती है, ये तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कावेरी नदी पे ही हागेन काल झरना है, तो इसको याद कैसे कर देंगे? तो हग की आप करना है अगेन कल। हग मतलब क्या होता है? गले लगाना। तो कोई है कपल, लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कपल है, वो फोन पे बात कर रहे हैं, वो करना है कि हग करना है, हग अगेन करना है कल। मतलब कि वो आपस में बात हो रही होगी, अभी मौसम भी चल रहा है उस तरीके का, तो वैलेंटाइन का मौसम चल रहा है, तो ठीक है। तो हग करना है अगेन आपको कल, ये ऐसा वो बॉय बोल रहा है। तो उसके बाद बोलती है वो लड़की, जब पहले तो मिल ले उसके बाद तो हग करेंगे। ऐसे थोड़े फोन पे हग थोड़े ना होता है, आपको फिजिकली आपको उससे मीट करना पड़ता है कि आप एक दूसरे के सामने होंगे तभी आप हग करेंगे। ऐसा नहीं है कि फोन पे ही ऐसे फोन को मतलब कि हग करनी है तो आप उसको हग कर लेंगे, वो नहीं हो सकता है। तो हग अगेन करना है कल, तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। तमिल मतलब मिल, तो मिलना पड़ेगा। तो इससे याद कर लेंगे हागेन काल झरना कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की प्रमुख नदी कौन है? कावेरी, तो उस पे ही है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। जूनियो अलास्का की राजधानी है। अलास्का एक प्रदेश है, वो अमेरिका का है। सपोज ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, तो अमेरिका क्या है कि अमेरिका के ऊपर क्या है? कनाडा है, यहाँ पे कनाडा है, और कनाडा के थोड़ा सा पश्चिम में अलास्का है, यहाँ पे। तो आप समझेंगे कि अमेरिका यहाँ पे है, कनाडा यहाँ पे, तो अलास्का यहाँ पे अमेरिका का कैसे हो गया? होना तो चाहिए, अगर देखा जाए ज्योग्राफी रीजन से, तो ये अलास्का कनाडा का होना चाहिए। ये कनाडा है, कनाडा, और ये अमेरिका है, और ये अलास्का है। अलास्का अमेरिका का पार्ट है, तो ये हुआ कैसे इसका? तो ये रसिया इधर है, रसिया यहाँ पे है, ये बेरिंग जेटलमरू है, बेरिंग, यहाँ पे रसिया है। तो ये अलास्का पहले क्षेत्र होता था किसका? रसिया का। तो रसिया के जार ने इसको अमेरिका के हाथों बेच दिया था, कुछ पैसे लेकर ये अलास्का को, ये इसमें इसको बेच दिया था, अमेरिका को बेच दिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये एकदम से ये यहाँ पे पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन के कारण यहाँ पे काफी सर्दी पड़ती थी, हमेशा बर्फ, अभी भी बर्फ जमा रहता अलास्का में। तो ये इसको लगा, जार को लगा, जार क्या होता था? राजा होता था रसिया का। तो रसिया को लगा कि ये मेरा पार्ट है, जो रीजन है वो कुछ काम का नहीं है, तो वो कुछ पैसे के लालच में ये अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका भी इसको खरीदने के लिए उत्सुक नहीं था, उसको लगा कि ये तो ऐसे ही बंजर है, मतलब कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। फिर भी उन्होंने सौदा कर दिया। अब लेकिन काफी इसको फायदा हो रहा है, क्योंकि अलास्का में कई सारे बंदरगाह हैं जो कि व्यापार के लिए अमेरिका को काफी फायदा करता है। तो ये थी अलास्का। तो अलास्का का राजधानी कहाँ है? जूनियो। तो अलास्का में मैंने अभी बताया कि वो नॉर्थ पोल के तकरीबन समीप है, इसलिए वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन आप उसको जून में काफी एंजॉय कर सकते हैं। जून गर्मी का महीना होता है, तो गर्मी में आप बर्फ पर जाएंगे तो काफी मजा आएगा। तो जूनियो इस तरीके से आप याद करेंगे। अलास्का में कब जाना चाहिए? जून में जाना चाहिए, ताकि आपको मजा आए, वहां पे बर्फ जो होती है उससे आप मजा ले सकते हैं। तो जूनियो अलास्का की राजधानी है। चलिए ठीक है, ये याद हो जाएगा। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। एक्चुअली जो फुटबॉल का जो विश्व कप स्टार्ट हुआ था 1930 में, उस समय उसको वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था। एक फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर बोले तो जो प्रबंध करते हैं, तो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये जूल्स रिमेट नाम उनका था, उन्हीं के नाम पर वो पुरस्कार दिया जाता था। जैसे अगर 1930 में जिसने उरुग्वे ने शायद जीता है, तो उसने जब अब जीता वर्ल्ड कप, तो उसको वर्ल्ड कप नहीं दिया गया था, उसको जूल्स रिमेट पुरस्कार दिया गया था। जो कप होता है उसको जूल्स रिमेट कहते हैं। तो जूल्स रिमेट पुरस्कार पहले उसको कहा जाता था, लेकिन 1970 के तकरीबन, मैं पूरा कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि 1970 में कि ये जूल्स रिमेट पुरस्कार चोरी हो गई थी, और चोरी हो गई थी, उसके बाद वो शायद उसमें मिला कि नहीं मिला वो तो बात की बात है, लेकिन चोरी हो गई थी जूल्स रिमेट पुरस्कार। और उसके बाद से, चोरी होने के बाद से उस पुरस्कार को नाम बदल के वर्ल्ड कप कर दिया गया।
तो जूल्स रिमेट पुरस्कार क्या था? फुटबॉल के। और ये जूल्स रिमेट कौन थे? फ्रांस के एक फुटबॉल से संबंधित एक अधिकारी थे। चलिए ठीक है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अपरिवर्तनीय मतलब जो ज्यादा परिवर्तन ना हो, तो रोम को ही क्यों कहा जाता है? अब इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। एक्चुअली होता है हमारे शरीर में दो प्रकार के बाल होते हैं, एक सर पे बाल होता है और एक पूरे शरीर में एक रोम, उसको हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रोमा कहते हैं। तो रोमा क्या है कि आपको एक निश्चित पार्टिकुलर समय के बाद वो बढ़ेगा नहीं, हमेशा अपरिवर्तनीय रहेगा। लेकिन आपके बाल क्या है? हमेशा ये बाल क्या है? आपको 15 दिन 20 दिन के बाद कटाने पड़ते हैं, यानी ये काफी परिवर्तनीय होते हैं, काफी परिवर्तन होते रहते हैं इसमें। लेकिन रोम में जो शरीर में रोमा होता है, हर जगह होता है, वो काफी अस्थिर रहते हैं, वो परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसी से हम याद रख रहे हैं, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। थीन बांध कहाँ किस नदी पे है? रावी पे। थीन को हम पॉलीथीन से याद करेंगे, ठीक है। रावी को हम रावा से। रावा क्या होता है? एक प्रकार का जेल होता है। जब गन्ना का रस निकाला जाता है, उसके बाद उसको गर्म करके जो गुड़ बनाया जाता है, तो उससे पहले एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो काला काला टाइप का, उसको राव कहते हैं। तो अगर आप दुकान में जाएंगे तो रावा मांगेंगे, रावा, तो रावा मांगेंगे तो वो पॉलीथीन में देगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, थीन बांध रावी नदी पे है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एयर इंडिया जो कि भारत का विमानन कंपनी है, वो क्या करती है? एक देश से दूसरे देश यात्रियों को ले जाती है। और इंडियन एयरलाइंस जो कि भारत में ही भ्रमण करती है, वो दूसरे देश नहीं जाती है, लेकिन एयर इंडिया दूसरे देश जाती है। तो उसका प्रथम पायलट, महिला पायलट कौन थी? उसका नाम है सलामिनी देशमुख। इसको कैसे अपन याद करना है? इसको याद करने के लिए तरीका है कि देशमुख, एक देश से दूसरे देश जाएंगे तभी दूसरे देश का मुख देख पाएंगे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया देखना है, ऑस्ट्रेलिया का मुख मतलब ऑस्ट्रेलिया देखना है, ऑस्ट्रेलिया का मुख देखना है। इंग्लैंड का मुख देखना है, मुख मतलब वो फेस। तो इंग्लैंड, फ्रांस, ये तरीके से डिफरेंट देश का आपको मुख देखना है। तो आपको जलयान से तो जाएंगे तो आपको जलमार्ग से जाएंगे तो आपको तकरीबन 6-6 महीना लग जाएगा। लेकिन आपको तुरंत देखना है तो आपको एयरलाइन से जाना पड़ेगा। और कौन एयरलाइन से ले जाता है दूसरे देश? इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया ले जाता है। तो एयर इंडिया का प्रथम महिला पायलट देशमुख थी, क्योंकि उसको दूसरे देश देखने की लालसा थी। तो इस तरीके से अपन उसको रिलेट कर सकते हैं कि सलामिनी देशमुख जो एक देश से दूसरे देश जाती थी, देशमुख मतलब दूसरे देश का मुख देखने के लिए एयर इंडिया के साथ ही जाएगी, एयर इंडिया ही दूसरे देश ले जाता है। चलिए ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। साथिया गुजरात का लोक नृत्य है, साथिया गुजरात का लोक नृत्य है। अपन इसको ये कैसे याद करेंगे? आप अक्सर सुने होंगे मोदी जी का प्रिय डायलॉग है, मित्रों भाइयों। तो मित्रों क्या होता है? मित्र साथी को ही कहते हैं, मित्र साथी को ही कहते हैं। तो अक्सर जब शुरुआत करते हैं मोदी जी अपने भाषण में, तो मित्रों इस तरीके से ही करते हैं, अपना डायलॉग शुरुआत करते हैं। तो मित्रों क्या होता है? साथी को ही कहते हैं। तो साथिया, और गुजरात से ही है मोदी, तो इसको हम याद कर लेंगे, साथिया गुजरात का लोक नृत्य है। इस तरीके से चलिए ठीक है। प्रथम अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से मुंबई के बीच, प्रथम। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगस्त किसके बाद आता है? जुलाई के बाद। जुलाई के बाद आता है, जुलाई में आपको वर्ड पकड़ना है ई। जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो ई दिल्ली और मुंबई, ई इसमें भी आ रहा है, ई है ये वाला और ये है ई वाला। तो अगस्त क्रांति किसके बाद आएगी? जुलाई के बाद। और जुलाई दिल्ली में भी ई आ रहा है लास्ट में, मुंबई में भी ई आ रहा है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच प्रथम अगस्त क्रांति चली थी। चलिए ठीक है। पन्ना बेरिलियम से बनता है, बेरिलियम एक तत्व है, उससे पन्ना एक जेम है, जेम मतलब कि जवाहरात होते हैं। तो ये क्या है? पन्ना उससे बेरिलियम एक तत्व से है, उससे बनते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब पन्ना को पाना याद करेंगे, किसी चीज को पाना। तो एक बंदा है, छोटा सा बंदा है, मतलब कि बच्चा है, वो बेर के पेड़ के नीचे गया और कुछ बेर पाया। तो उससे याद रखेंगे कि बेर पाया यानी कि पाया बेरिलियम। बेर पाया, पेड़ के नीचे गया तो बेर पाया, तो बेरिलियम से निर्माण होता है पन्ना। पन्ना एक जेम है, ठीक है। सीजर्स कप, सीजर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अपन इसको याद कैसे करना है? सीजर्स कप पर फुटबॉल से संबंधित है। एक्चुअली इसको हम इस एक मूवी से रिलेट करके बनाएंगे, ताकि आपको पता है कि आपको मूवी का जो एक सीन आपको दिमाग में समझ जाता है। तो इसको अपन याद कैसे करना है? सीजर्स कप। आपने मिस्टर इंडिया देखा होगा, मिस्टर इंडिया में एक सीन आता है कि जब जो बच्चे होते हैं फुटबॉल खेल रहे होते हैं,
तो उनका फुटबॉल गलती से श्रीदेवी के पास जो कमरे में बैठी होती है उसके पास चला जाता है, तो वो बॉल को सीज कर लेती है। वो बच्चों को देती नहीं है, जब मारने बच्चे जाते हैं तो वो बॉल को सीज कर लेती है। वो बॉल क्या होता है? फुटबॉल होता है। फुटबॉल ही खेल रहे होते हैं, क्रिकेट तो खेलते नहीं थे उस मूवी में, तो फुटबॉल खेल रहे थे। तो वो बॉल को श्रीदेवी सीज कर लेती है। उसके बाद अनिल कपूर आता है, उसके बाद किसी भी तरीके से वो अपना वो बॉल ले जाता है। तो वो सीजर से हम याद करेंगे, सीज क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना। तो बॉल को वो श्रीदेवी सीज कर रही थी, तो इससे याद रखेंगे फुटबॉल सीजर्स का फुटबॉल से संबंधित है। तो इस तरीके से अपन पूरे एक नजर में और एक बार देखने से ही अपन पूरा ये जो आपके सामने 10 या 15 होंगे वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।